नमस्ते। आज मेरे साथ एक बात करने के लिए एक बहुत विशिष्ट हैं डॉक्टर सुमन सहाय। और मैंने डॉक्टर सहाय से आग्रह इसलिए किया कि कल एक लोकसभा में बुधवार को एक बिल पास हुआ। अच्छा, अब चूंकि लोकसभा में सारा हल्ला मच रहा है कि मोदी जी आइए मणिपुर पे बात करिए, मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं, तो उधर कोई हल्ला मचा रहा है, उधर स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि भाई राहुल गांधी मणिपुर गए तो आग लग गई, इत्यादि इत्यादि। एक ऐसा बिल जिससे हम और आप अफेक्टेड होते हैं। लोकसभा पासेस बिल टू लेट फॉरेस्ट लैंड टू बी यूज फॉर स्ट्रेटेजिक नीड्स। मैं दर्शकों को बता दूं और फिर मैं समझूंगा डॉक्टर सुमन सहाय से। मूल रूप से ये बिल पास हुआ, जो फॉरेस्ट एक्ट 1980 के नाम से हम लोग जानते थे, उसका नाम अब रख दिया गया है वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, कुछ इस तरह से करके उसका नाम चेंज किया गया। और फिर मंत्री जी ने लॉजिक समझाई कि वन संरक्षण एवं संवर्धन आम आदमी की ज्यादा समझ में आएगा बनस्पत फॉरेस्ट एक्ट के। ये उनको किस लोगों से मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये एक अलग विषय है। डॉक्टर साहब, जो पहली बात है प्राइमा फेसी इस बिल में पास ये कहा गया है, जो मैं समझा हूं कि अब बिना किसी उसके, अगर वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का कोई प्रोजेक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो फॉरेस्ट जो क्लियरेंस की बात होती थी कि पहले कई पेड़ काटना है और उसकी क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर वो कोई खास तरह के वो है। मैं दर्शकों को बता दूं कि अब डीआरडीओ में अडानी जी भी पार्टनर हैं। अब रफाल के डिफेंस में अंबानी जी भी पार्टनर हैं, छोटे अंबानी साहब। मैं ये इसलिए बता दे रहा हूं कि किस तरह के लोग स्ट्रेटेजिक उसमें घुस रहे हैं। डॉक्टर सुमन साहब, पहली चीज ये कि एग्जेम्प्टिंग एक सारे उसको, जो अभी तक मुश्किल चीज हुआ करती थी, थोड़ा बहुत तो कंट्रोल था, हालांकि बहुत नहीं। आपकी पहली टिप्पणी। मेरी पहली टिप्पणी ये है कि ये बहुत ही खतरनाक और देश के हित में नहीं है ये जो भी हो रहा है। जब ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल और एक्ट बना था तो इस इरादे से बना था कि भारत के लिए और दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, आज तो पर्यावरण की चीज़ें जो हैं वो नेशनल बाउंड्रीज से नहीं सीमित होती हैं, वो तो हर जगह। हमने अगर गलत किया तो बांग्लादेश पे असर पड़ेगा, पाकिस्तान ने गलत किया तो हमारे ऊपर असर पड़ेगा, हमने गलत किया तो चीन पे असर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बाउंड्री में जो होगा वही हमारे कंट्रोल में है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की मतलब ये थे कि आप जंगल को इसलिए बचा के रखिए क्योंकि वो आपके लिए हर तरह से, आपके मॉनसून के लिए, आपके क्लाइमेट के लिए, आपकी जैव विविधता के लिए, आपके लोगों की आजीविकाओं के लिए, आपकी खेती के लिए जंगल का बरकरार रहना बहुत ही अहम और ज़रूरी है। आखिर ये जो कानून जब जिन लोगों ने बनाया था, बहुत सोच समझ के बनाया था। उनके नहीं समझ में आ रहा था कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है। आखिर हमारे लिए तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमेशा से रहे हैं, हर देश के लिए रहते हैं। हम इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन कमेटी के सदस्य रह चुके हैं और इसलिए हमको मालूम है कि ये किस तरह से बिल को, एक्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये 20 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर ज़मीन आपको जंगलात की हटानी है किसी और काम के लिए, तो आप ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन कमेटी के माध्यम से ही कर सकते हैं। उनके सामने ये प्रपोजल आता है, उसमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं, सरकार के लोग बैठते हैं और वो निश्चित करते हैं क्या ये ज़रूरी है। और ये जो प्रपोजल्स आते हैं उसमें से कुछ तो प्राइवेट आते हैं, जैसे माइनिंग के आते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के आते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई सिरफिरे लोग इसमें प्रपोजल भेजते हैं, बहुत सोचे समझे प्रपोजल आते हैं। उस पर बड़ा चिंतन होता है कि क्या ये प्रोजेक्ट इतना ज़रूरी है कि हम जंगल काटें, क्योंकि 20 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल काटने के मतलब कई दफ़े कई लाख पेड़ों को काटना पड़ता है। तो कई दफ़े इसमें मना किया जाता था, जैसे टाटा तक को मना किया गया था, फिर उन्होंने एक रिवाइज किया प्रपोजल को। हम किसी एक का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जब ऐसी बात उठती थी कि ये शायद उचित ना हो तो प्रपोजल रिवाइज होता था। उस जंगल को कम काटने के लिए, किसी और तरीके से विकल्प निकालने के लिए, ये सारी चीज़ें होती थी। ऐसा थोड़ी था कि आपने कह दिया कि स्ट्रेटेजिक है तो आपको जंगल काटने की इजाज़त मिल गई। तो अगर हम ये करेंगे और जंगल कटेंगे
तो ये तो मान के चलिए कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज का प्रकोप हमारे ऊपर टूट रहा है, मानसून का कुछ पता नहीं लग रहा है, कब बरसेगा नहीं बरसेगा, कहाँ बरस जाएगा। इस क्लाइमेट चेंज के दौर में लोग दौड़ रहे हैं जंगल बचाने के लिए। हमारी चीन से बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। चीन से मिसाल ही ले लें, चीन क्या कर रहा है। चीन ने जब अपने जंगल कम होते देखे तो उन्होंने ये समझा कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने जंगलात के इलाके को बढ़ाएं, और उन्होंने यहाँ तक काम शुरू किया है कि अपने रेगिस्तान के इलाकों में उन्होंने पेड़ लगाने शुरू किए हैं, ताकि ग्रीन कवर जो है किसी न किसी तरह से बढ़ता जाए, ना कि घटे। तो आप दुनिया में देखिए क्या हो रहा है, और आप इतने कदम पीछे चले जा रहे हैं, ये कहाँ की अकल है। जी, तो जी। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डिफाइन कौन करता है। मतलब ये हमेशा कमिटीज इसलिए बैठा ली जाती हैं कि एक से ज्यादा लोग या कई लोग, कई विशेषज्ञ बैठते हैं और उस पर चिंतन होता है कि ये वाकई जरूरी है या नहीं है, ये वाकई स्ट्रेटेजिक है या नहीं है। यहाँ तक कि जब फौज भी अप्लाई करती है, जब डिफेंस भी अप्लाई करती है, तो भी ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू ही जाता है। इतनी अहमियत दी गई थी इस एक्ट को, तो उस वक्त नहीं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट समझ में आ रहा था। भाई ऐसा तो नहीं था ना कि इसके पहले सब लोग पागल थे और अभी अकलमंद लोग आए हैं। तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तो एक बहाना है। हम जो देखते हैं इस अमेंडमेंट को, इसको बहुत ही एक चिंताजनक नज़र से देखते हैं, और ये देखते हैं कि अब ये खुलेआम जंगल को काटने की इजाज़त जिसको चाहे उसको मिल जाएगी, और जिसको चाहे से मतलब सभी लोग समझते हैं कि किसके लिए ये हो रहा है। तो ये देश के लिए ही नहीं, ये दुनिया के लिए एक घातक कदम है। जी, मैं एक इसी पे डॉक्टर सुमन एक और प्रश्न ये है, जब आप कहती हैं कि वो इम्पोर्टेंट ये है कि कौन इसको कहेगा कि स्ट्रेटेजिक क्या है, और अगर वो जो हमारे सो कॉल्ड पॉलिसी मेकर्स हैं या नीति निर्धारित करते हैं, मैं एक छोटा उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, लोगों को समझ में आ जाएगा। कूनों में आप चीता बिना आप लेके आते हैं, 8 चीते मर जाते हैं, तो वो भी तो कोई नीति निर्धारित और बड़े भारी आईएएस और ये सब लोग बैठे थे, जिन लोगों को तो यहाँ वो किसी ने बना नहीं चाहिए, यहाँ नहीं लाना चाहिए। अब सब लोग कह रहे हैं नहीं नहीं यहाँ नहीं लाना चाहिए, यहाँ की क्लाइमेट में नहीं होगा उनको। अब तो सबको ज्ञान हो रहा है। तो ये हु विल डिसाइड कि ये स्ट्रेटेजिक क्या है? ये तो मतलब आई थिंक ये स्ट्रेटेजिक क्या है, इसमें दो बातें तो कहनी पड़ेंगी। एक है आपकी नीयत साफ है कि नहीं। आप जब एक कमेटी बैठालते हैं, आप एक ऐसी कमेटी भी बैठाल सकते हैं जिसमें कि वाकई विशेषज्ञ लोग हों, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो कि वो ईमानदारी से अपनी राय दें, जनहित में, राष्ट्र हित में, पर्यावरण के हित में, जिस हित में। तो आप कमेटी ऐसी भी बिठा सकते हैं। आप कमेटी ऐसी भी बिठा सकते हैं जिसमें आप उन गिने चुने लोगों को बिठाइए जो कि आपकी बात करेंगे। तो ये तो नियत की ही बात है। और देश के राष्ट्र के विकास में अगर बदनीयती हो तो फिर कैसे काम चलेगा। ये तो पारदर्शी और साफ नियत के साथ काम जब होगा तभी राष्ट्र का हित होगा, तभी लोगों का हित होगा। और अब पर्यावरण से खिलवाड़ करना तो इतना, मतलब और किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? कितना ज्यादा आप पर्यावरण को नष्ट होते देखना चाहते हैं? अब इस वक्त हमको जब बाड़मेर में बाढ़ आती है, जहां सालों साल 2 इंच पानी नहीं बरसता था, जब पहाड़ के पहाड़ हमारे गिरते चले जा रहे हैं, भूस्खलन होता चला जा रहा है, मूसलाधार बारिश, आपने इतने चाव से जो ये 4 धाम के लिए हाईवेज बनाई थी, उनका क्या हश्र हो रहा है? टूट टूट के बड़े बड़े टुकड़ों में ये गिर रहा है। जोशीमठ का क्या हो रहा है? तो आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का असर क्या पड़ रहा है दीन दुनिया में। कैलिफोर्निया में आग लगी है तो वो बुझती नहीं है। तो हम कहाँ तक अपनी आंख मूंद करके आगे इस तरह की नीतियां बनाते जाएंगे बिना ये सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा। ये नीति बनाने के बाद इसका असर क्या निकलेगा, और हमारे ऊपर या क्या अच्छा होगा या बुरा होगा इसका असर। तो ये तो आज सोचने की भी बात नहीं है। अब जैसे अगर आपने ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को बदला
2-3 चीज़ें हम आपको बताएं जो हमारे अनुभव में उस वक्त जब हम मेंबर थे, माइनिंग के ऊपर बहुत चर्चा होती थी और कई प्रोजेक्ट्स आते थे माइनिंग के लिए। अब इत्तेफाक की बात है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोयला है या लोहा है, ये है ही जंगल के इलाकों में। तो आप अगर माइनिंग के परमिशन देते चले जाएंगे तो जंगल कटता चला जाएगा। उस वक्त ये निर्णय लिया गया था हमारी कमेटी के माध्यम से, ये फिर सरकार में ऊपर गया था कि ओपन कास्ट माइनिंग, मतलब वो जो बिल्कुल बड़े इलाके खोल देते हैं, उस माइनिंग पे थोड़ा अंकुश लगाया जाए और जो पहले माइंस खुल चुकी हैं उनको पहले आप एग्जॉस्ट कर लीजिए और तब आप नए माइंस की तरफ ध्यान दीजिए। तो एक ये कदम था कि आप बिल्कुल खुले आम से हर माइनिंग को लीज को हाँ ना कह दीजिए, क्योंकि आप इसको स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट समझते हैं। आपको आयरन ओर चाहिए, आपको एनर्जी के लिए कोल चाहिए, इसलिए ये स्ट्रेटेजिक हो गया। इसको ऐसा नहीं माना गया था, मतलब उसमें कोई ना कोई अंकुश लगाने की कोशिश की गई थी। आज तो कहीं ना कहीं मणिपुर में जो हो रहा है, सिर्फ ये नहीं है कि हमारी सबकी गर्दन झुकी हुई है शर्म के मारे, वो तो एक बात है। एक जो दूसरी चर्चा है, जो आज से नहीं, जब से मणिपुर पे और जब से पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा शुरू हुई है, उसमें ये भी शामिल है कि जो पाम ऑयल प्लांटेशंस के लिए जमीन को साफ करना है, कहीं ना कहीं कुछ लोग, हमने पढ़ा है कई तरह के कमेंट्रीज में, कई पेपर्स में, कुछ लोग ये भी सामने तत्व रख रहे हैं कि मणिपुर में जो हिंसा है और मणिपुर की जो आग लगी है जिसपे किसी का मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं जंगल को सफा करने के लिए। अब इसमें कितना सही है कितना गलत है, ये तो अंदरूनी बातें हैं जो जो अगर पता लग सकती हैं तो उसी से फिर सफा बात आएगी। लेकिन यहाँ तक चर्चा है कि आप पूर्वोत्तर राज्यों में उथल पुथल हिंसा तक की बात कर रहे हैं कि जंगलात जो हैं उनको काटा जाए, और कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अमेंडमेंट को, और पूर्वोत्तर राज्यों में जो हो रहा है उसको जोड़ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ा हुआ है कि पाम ऑयल प्लांटेशन की जो बहुत ज़बरदस्त मुहिम छेड़ी गई है, जो मेरे समझ से बहुत ही घातक है। पाम ऑयल बड़ी बुरी चीज़ है। आप मलेशिया से पूछ लीजिए कि वो कितना भुगत रहा है उस पाम ऑयल के चलते, तो जो उसने अपने जंगल काटे हैं, जो उसने अपने ग्रीन कवर को कम किया है। तो इसका एक ही पहलू नहीं, इसके तो बड़े सिनिस्टर तरीके के पहलू दिख रहे हैं। जी जी, मैं डॉक्टर साहब एक चीज और मैं अपने व्यक्तिगत तो बता दूं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इज इट प्रैक्टिकल, जब आप 4 धाम यात्रा और ये सब करते हैं, मैं अब पहाड़ जाना, मुझे लगता है मैं पहाड़ जाता हूँ तो वो पहाड़ करा रहे हैं भाई, मुझे 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 गिल्टी फीलिंग होती है कि अगर मैं जाके अपनी एक गाड़ी और उसमें लगा दूं, और वो करा रहे हैं पहाड़। आप क्यों नहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? देखिए, धार्मिक यात्रा अलग है, पर्यटन अलग है। आप धार्मिक जगहों को पर्यटन क्यों बना रहे हैं? जिसको जाना है भाई ठीक है, अपना धर्म कर्म का अपना करना होगा तो जाएगा, जैसे पहले जाते थे, पैदल जाते थे, कांवर लेके जाते थे। उसको क्यों चाहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से पहुंचे और उससे पहुंचे? ये एक तो इस पे आपका कमेंट चाहिए मुझे। और एक छोटा कमेंट, एक साथी में प्रश्न पूछ लूं, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, हर साल बताया जाता है 40 करोड़, 35 करोड़, 30, मतलब अगर उस स्टेप का पौधे जोड़ लीजिए तो हम लोग अब तक तो अफ्रीका के जंगल हो जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश को। ये क्या होता है? ये जो पेड़ लगाने का जो ड्रामा होता है ना, ये बिल्कुल ही घोटाला है। और एज ए बायोलॉजिस्ट, एज ए साइंटिस्ट, हम आपको ये बता दें कि जंगल को बढ़ावा देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप उसका घेराबंदी कर दीजिए उस इलाके का जहाँ पे कि आप लगाना चाह रहे हैं कि जंगल दोबारा से जिंदा हो जाए, जंगल खुद ही अपने आप उठ जाएगा। हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन कमेटी में भी ये राय देते थे कि आप प्लांटेशन ना करें, आप पॉपुलर के पेड़ ना लगाएं, यूकेलिप्टस के पेड़ ना लगाएं दिखाने के लिए कि आपने प्लांटेशन कर दिया। आप एक इलाके की घेराबंदी कर दीजिए और वहाँ अपने आप से जो पुराने बीज गिरे हैं, जो पुरानी जड़ें
पड़ी हुई हैं वो अपने आप जिंदा हो जाएंगी। वहाँ जानवरों को ना चरने दें, उसके बीच में से रास्ता ना निकाले, तार बाउंड्री करके उसको छोड़ दें, वो अपने आप जंगल खड़ा हो जाएगा। तो ये जो प्लांटेशन और ये सब की जो ड्राइव होती है नाटकबाजी है, इससे ना कुछ होता है ना आज तक हुआ है। सू बबूल लगा देने से क्या होगा, ना उसका जानवर का चारा है ना कुछ होता है, और इसमें खूब पैसा कमाया जाता है, जबकि आपको कुछ नहीं करना है, तार बाउंड्री करनी है। रही बात, हम चार धाम यात्रा के लिए सड़क बना रहे हैं, और हमारे तो होश उड़ गए अभी जब हम उत्तराखंड में थे ये सुन के कि एक नया धाम रूट बनाया जा रहा है। बेचारा मुक्तेश्वर, जहाँ एक छोटा सा पहाड़ी मंदिर था, बेहद खूबसूरत, बहुत ही सुंदर छोटा सा मंदिर था, और वहाँ पे जिन लोगों की वाकई आस्था थी वो जाते थे, वहाँ पूजा करते थे, पुजारी बैठता था, और जैसे जिस जिस भाव से मंदिर में आदमी जाता है वो भाव वहाँ उस मंदिर में था। उस मंदिर का पता नहीं क्या बना दिया गया है, टूरिस्ट सेंटर बना दिया गया है, और मुक्तेश्वर से लेके जागेश्वर तक एक दोबारा से एक यात्रा का हमने सुना कि प्रोजेक्ट बना है, और वहाँ पे भी ये सब धाम टाइप की चीजें होंगी, रोडें बनेंगी, लोग जाएंगे। इसमें एक बात हम कहना चाहेंगे, और वो शायद हर एक हिंदू कहेगा, हर एक हिंदू ही क्यों, हर एक इंसान जो कि एक एक भावना रखता है अपने अपने रिलीजन के प्रति। तीर्थ क्या होता है? तीर्थ एक तपस्या होती है। तीर्थ आप हवाई जहाज में बैठ के नहीं कर सकते। तीर्थ में आपको एक तरह से कष्ट उठा के अपने पापों को धोते हुए अपने ईश्वर के सामने तब खड़े होने की हिम्मत करनी होती है जब आपने कुछ प्रयत्न किया है अपने पापों को काटने के लिए। और इसीलिए हमारे यहाँ तीर्थ का इतना बड़ा महत्व है। कोई भी, अंग्रेजी का शब्द है पिलग्रिमेज, जब आप पिलग्रम बन के जाते हैं तो आप सब कुछ छोड़ के अपने आप को बिल्कुल ही एक छोटे से इंसान की तरह अपने ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपने अपने पापों को धोने की कोशिश की है। क्रिश्चियंस लेंट करते हैं, जो जब उसके पहले वो चीज़ें छोड़ देते हैं, बहुत सादा जीवन व्यतीत करते हैं, अपने शौक वाली चीज़ें छोड़ देते हैं, वो एक तरह से एक प्रायश्चित है, अपने ऊपर एक तरह से एक कंट्रोल है, एक तरह से अपने ऊपर एक डिसिप्लिन है। और ये है तीर्थ। तीर्थ टूरिज्म नहीं है। तीर्थ अपने मर्सिडीज बेंज में बैठ के और हाईवे से जाके और ईश्वर के द्वार पे खड़े होके पुजारी को इतने रुपए पकड़ा के आप दर्शन करते हैं, उस दर्शन के माने क्या है? भगवान थोड़ी अंधा है, भगवान तो देखता है ना कौन पैदा लाया है अपने अपने मतलब अपने आप को बिल्कुल ही छोटा सा इंसान करके अपने ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। भगवान वो भी देखते हैं, और भगवान अगर हैं तो वो भी देखते हैं कि अपने मर्सिडीज में से उतरता हुआ, अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में से उतरता हुआ जो दर्शन करने जाता है, इस दर्शन के माने क्या है? आपको भी याद होगा आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कांवरिया जब निकलते थे पैदल चलते हुए, कांवर अपने कंधों पे रखे हुए, और कईयों को तो हमने देखा है 10 कदम चले साक्षात दंडवत, फिर 20 कदम चले फिर साक्षात दंडवत। ये होती थी प्रायश्चित, ये होती थी तपस्या, और ये होता था तीर्थ। तो वो कांवरिया जो जल लेके जाता था, उसकी हिम्मत थी अपने भगवान के सामने खड़े होने की, उसकी हिम्मत थी भगवान से दर्शन मांगने के लिए। आज ट्रकों में लद के और हाईफाई म्यूजिक सुना के और नाच नाच के भगवान इसको क्या स्वीकार करेगा? तो पता नहीं हम क्या सोच रहे हैं, हमने रिलीजन को क्या बना दिया है, खास तौर से हम हिंदुओं ने क्या किया है। कहाँ कांवरिया होते थे, कहाँ कांवरिया हो गए हैं, कहाँ पे तीर्थ होता था। आज भी जब अमरनाथ की तरफ जाते हैं लोग, या तब जब बद्रीनाथ की तरफ जाते थे, वो पैदल यात्रा अपने आप में एक तीर्थ थी ना, आपके दर्शन हो ना हो वही एक तीर्थ था। लेकिन अब आप उसके नाम से जंगल प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं। कौन स्वीकार करेगा ऐसी पूजा? कौन से भगवान को आप खुश कर रहे हैं?
जब आप उसकी प्रकृति को, उसके बनाई हुई प्रकृति को नष्ट करते हुए उसके दर्शन मांगने जेते, वो कभी नहीं देगा दर्शन, वो ईश्वर कभी नहीं देगा दर्शन। तो ये क्या हम समझते नहीं है क्या कि हम लोगों को उल्लू बना रहे हैं, और लोग क्या उल्लू हैं जो बनते जा रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ही चिंताजनक हैं। और अगर हम पर्यावरण पे लौटे, हम जंगल जैसे ही काटते हैं उसका असर दिखने लगता है। आखिर हमारे जो यूएन एजेंसीज हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो कि इन चीज़ों को विस्तार से रोज रोज देखता है दुनिया के हर कोने में, कि जैसे ही पर्यावरण में कमी, मतलब उसके संरक्षण में कमी आती है, कैसे कैसे उसके बुरे असर देखने में फौरन आ जाते हैं। कुछ साल पहले एकदम से मौसम में बदलाव आया और ये टिड्डियां पैदा हो गई। कहाँ पैदा हो गई? अफ्रीका में, जहाँ टिड्डी कहीं दिखती नहीं थी। आई वो हिंदुस्तान की तरफ भी आई, और रास्ते में मिडल ईस्ट में जहाँ उसको खेत मिले, चाटती हुई साफ करती हुई निकल गई। क्या हुआ? एक मॉनसून बेस टाइम पे, और उस तरह का मॉनसून जो वहां कभी देखा नहीं गया था, वो बरस गया। और ये चीजें होती जाएंगी, और तब भी हमको नहीं अकल आ रही। ऐसे ऐसे समय में जब हम जूझ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, और सब जो ईमानदार एक्सपर्ट्स हैं कह रहे हैं कि अगर 2040 तक जिस तरह से जा रहा है ये जंगल की कटाई, ये गाड़ियों का धुआं, ये कंस्ट्रक्शन, तो 2040 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान जाएगा। आप सोच सकते हैं, आज जब 35 से लेके वो 40 तक जाता है तो हाय हत्या होने लगती है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो जो लोग एसी के कमरे में बैठ लेते हैं वो तो तब भी थोड़ा बहुत बैठ लेंगे, लेकिन वो किसान क्या करेगा, वो मजदूर क्या करेगा? वो नहीं जिंदा रह पाएगा। तो तब भी नहीं समझ में आ रहा है हमको, तब भी हम जंगल काटने के लिए आमादा हैं। जी, मैं उन लोग पूछना चाहते हैं जो लोग ये नीतियां ले रहे हैं, कि उनको एक दफे सोच के डर नहीं लगता है कि उनके बच्चे कैसे जिंदा रह पाएंगे? उनकी अगली पीढ़ियां इस दुनिया में जो वो बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं, जब 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, उनके अपने निजी परिवार का क्या होगा? जी, मैं डॉक्टर साहब, ये चर्चा ऐसी है कि क्योंकि ये इतनी अहम है, लेकिन हम लोग अपने रोजमर्रा में इसको नहीं कर पाते हैं। आप लोग, कुछ लोग लगे, बहुत ही चंद लोग हैं देश में, और मुझे सबसे ज्यादा तब अजीब सा लगता है कि कार्बन सिंक और इन सब की बात कई टन के एसी लगा के और उसमें की जाती है। तो मतलब जो आपने कहा, अब ठीक है, मतलब उतनी गर्मी में नहीं बैठा जा सकता, लोगों का अपने अपने तर्क हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमको और आपके पास वो ज्ञान है, और मेरी जिम्मेदारी है कि कम से कम कुछ लोगों को बताएं तो ये तुम्हारे हित में है। ये कोई आके इस सरकार और इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे और आपके साथ हमारी आने वाली जनरेशन हमें गाली देगी भाई, हमें वो कहेगी कि तुमने क्या छोड़ के हमारे लिए गए हो। दिक्कतें हो रही हैं, और दिक्कतें बढ़ रही हैं, रोज बढ़ रही हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। कितने लोग गाड़ी में और ऐसी जाएंगे? जी जी, हम ही लोग कौन सा बच जाएंगे? और पूर्वोत्तर का तो मतलब देख के और सुन के इतना इतना दिल दहल जाता है, क्योंकि उनके साथ जो खिलवाड़, हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं। और आप देखिएगा जिस तरह से जंगल की कटाई वहां शुरू होगी पाम ऑयल के प्लांटेशन के लिए, और पूर्वोत्तर हमारे पूरे मॉनसून के रेगुलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। राजस्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पूर्वोत्तर है, और उससे हम खिलवाड़ करने में जरा संकोच नहीं करते हैं। पेड़ फसल नहीं होती है कि आपने 3 महीने में बोई और गेहूं काट लिया और धान काट लिया, उसको होते होते बड़ा समय लगता है। आपका प्रदूषण कहाँ पहुंच जाएगा जब सारे जंगल कट जाएंगे? तापमान कहाँ जाएगा? वर्षा तो रुक ही जाएगी, मॉनसून का क्या होगा? जरा कुछ तो सोचे लोग। जी जी डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच समय देने के लिए। और मैं हरदम एक गिल्टी कॉन्शियस रहता हूं जब आपके सामने आता हूं कि मैं समय नहीं निकाल पाता हूं। मैं बार बार क्या, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है आम आदमी तक इस बात को और पहुंचाना, और आप क्योंकि ये वो काम तो जो कर रोजमर्रा, रहे हैं, जी नहीं, वो रोजमर्रा की जिंदगी में इतना परेशान रहता है कि उसके लिए उसको लगता है 35 करोड़ पेड़ लग गए, देखिए कितनी एक बड़ी बात हो गई। अब वो 35 करोड़ पेड़ का घोटाला हो गया ये नहीं पता है। वो अजीब अजीब इस ये तरह के तो हम लोग पहले काम कर से। रहे हैं। जी 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 जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।